पॉइंट है टोरॉइड विथ आयन कोर। मीन्स देखो, टोरॉइड एक पॉइंट है, इसी चैप्टर में आगे आएगा। टोरॉइड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि which contains round coils, which contain coils, ऐसे coils होंगे, and they are arranged such that they makes a circle. Okay, this is called toroid. मतलब एक साइड में करंट पास करेंगे तो वो राउंड गोल घूमते 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 दैट विल कम आउट, राइट। तो ये है टोरॉइड। लेकिन इस टोरॉइड के अंदर एक आयन कोर पुट अप करना है, तो इसके अंदर एक आयन कोर है, लोहे का रॉड। ठीक है, तो ये आयन कोर इसके साथ रखने से मैग्नेटिज्म पे क्या असर पड़ता है, वी हैव टू डिस्कस दैट। ठीक है, तो ये है आयन कोर, उसके बाद ये है कॉइल जिसे कहते हैं टोरॉइड। ओके, तो ये है टोरॉइड विथ आयन कोर। अब देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगा दो कंपोनेंट से होगा। एक तो टोरॉइड, क्योंकि टोरॉइड में वायर में करंट गोल गोल घूमता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी करंट सर्कुलर होता है, रोटेट करता है, तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो लाइकवाइज यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। दूसरी बात, ये जो सॉफ्ट आयन कोर है, सॉफ्ट आयन मैग्नेट को ससेप्टिबल होता है, वो खुद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जमा कर लेता है। कुछ समय के बाद इसका खुद का भी मैग्नेटिज्म रहेगा। ये सॉफ्ट आयन क्या करेगा, जो बाहर का कॉइल है उसका जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उससे एनर्जी लेकर ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वजहों से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड टोटल इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस वजह से आएगा, एक तो आएगा टोरॉइड की वजह से, और दूसरा वो सॉफ्ट आयन कोर के। ठीक है, सॉफ्ट आयन इंड्यूस्ड, मतलब उसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट पे डिपेंड होता है, सीधा सीधा करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये दो चीज पे ये डिपेंड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, या एच, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट लिखेंगे पहले यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट पासिंग। हम्म, और इन दोनों के मल्टीप्लाई को एच कहते हैं, इसे नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट, इसे कहते हैं एच। तो इसका एच ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एच। देखो हम जो लिख रहे हैं अभी, ये किसका लिख रहे हैं, टोरॉइड का। तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन टर्न्स एंड करंट, एन आई यानी एच पे डिपेंड है, सो बी प्रोपोर्शनल टू एच। और वहां पे जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट होता है म्यू जीरो। ठीक है, ये जो म्यू जीरो है इसे कहते हैं परमिएबिलिटी।
ठीक है। परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी क्या होता है? देखो, सपोज हमने कहीं पर एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह पर, ठीक है। सपोज किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ, तो इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स है, वो लाइंस ऑफ फोर्स कितने इजीली पास होते हैं उसे कहते हैं परमेबिलिटी। समझ गए? तो हमने सपोज एक मीडियम लिया, ये मीडियम लिया हमने, तो इस मीडियम में से लाइन ऑफ फोर्स कितने इजीली पास होते हैं उसे कहते हैं परमेबिलिटी। समझ गए? तो परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू पास, क्या पास करना है? लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन मीडियम। जो भी मीडियम होगा उसमें से ये लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। ये जो परमिएबिलिटी है ना, म्यू जीरो, दिस इज फॉर एयर और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷। ठीक है। तो परमिएबिलिटी की वैल्यू भी याद रखो। तो देखो, म्यू जीरो इंटू एच तक आ गया। अब देखो, बी टोरॉइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की वजह से भी होता है, जो बाहर है टोरॉइड, प्लस सॉफ्ट आयन की वजह से भी होता है, जो अंदर है। लेकिन टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू जीरो एच। सॉफ्ट आयन का कितना होता है? देखो, सॉफ्ट आयन का मैं साइड में लिखता हूँ। टोरॉइड का तो हो गया। सॉफ्ट आयन, तो सॉफ्ट आयन मैग्नेटाइज होता है, इसीलिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन इट्स मैग्नेटाइजेशन। मतलब वो सॉफ्ट आयन किस तरीके से मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए लिख सकते हैं हम बी प्रोपोर्शनल टू एम जेड, मतलब मैग्नेटाइजेशन। हेंस बी, ये कांस्टेंट निकाल दो, प्रोपोर्शनल निकाल दो, कांस्टेंट आएगा म्यू जीरो एम जेड। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आता है, म्यू जीरो इंटू एम जेड। फिर इसमें से म्यू जीरो कॉमन, एच प्लस एम जेड। अब आपने देखा है कि एम जेड दो चीज पे डिपेंड होता है, कल के पॉइंट्स। मैग्नेटाइजेशन डिपेंड ऑन ससेप्टिबिलिटी एंड एच, है ना। एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन के तीन फॉर्मूलाज हमने देखे, उसमें से एक है चाई इंटू एच। ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, म्यू जीरो 1 + x इंटू एच। ये 1 + x जो है इसको म्यू आर कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू आर। और म्यू जीरो इंटू म्यू आर, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं म्यू इंटू एच। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या क्या आई थी। तो इसमें से ये तो पता है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब जो लाइंस ऑफ फोर्स तैयार होते हैं वो। म्यू जीरो पता है परमेबिलिटी, एच पता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कहीं पे लिखा है एच, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या दिया था? एन नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू करंट, हाँ, एक। उसके बाद mz तो पता है ना, मैग्नेटाइजेशन, इसका आर्टिकल हमने देखा है। उसके बाद x यानी ससेप्टिबिलिटी, चाई। ठीक है।
उसके बाद म्यू जीरो का मतलब होता है, देखो ये जो है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमीएबिलिटी, सॉरी, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और वो कितनी होती है, 4 पाई 10⁻⁷। परमेबिलिटी का मीनिंग भी पता है ना, कि उस मीडियम में से लाइन ऑफ फोर्स कितने इजी तरीके से पास होते हैं, उसे कहते हैं परमेबिलिटी। हाँ, म्यू जीरो। उसके बाद एच पता है, एक्स भी पता है। 1+x को म्यू आर कहते हैं ना, देखो 1+x को म्यू आर क्या है यहाँ पर, 1+x है ना, इसको म्यू आर कहते हैं। तो म्यू आर जो होता है ना, वो होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, परमीएबिलिटी, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब म्यू ओ इंटू म्यू आर, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट यानी टोटल परमेबिलिटी, ठीक है। यानी वो उस सब्सटेंस की जो अभी है वो परमेबिलिटी है। तो इस तरह से ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इसका टोरॉइड, सब क्वांटिटीज भी यहाँ पे लिखे हैं, ओके। अब देखो, हमने ये टोरॉइड का पॉइंट देखा, इसमें 1+x मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी है, वो याद रखो। इसका यूनिट रिलेटिव परमेबिलिटी का वेबर पर एम्पियर मीटर आता है, ओके। तो बोर्ड का तो सिलेबस का रिडक्शन अभी आया नहीं है, तो शायद 20-25% कम हो जाएगा, 1-2-3 दिन में पता चल जाएगा हमें, हाँ? उसके बाद अपन वो कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखो, ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी है या कोई भी परमेबिलिटी है, उसका जो यूनिट रहता है वो होता है वेबर पर एम्पियर मीटर। अब वेबर याद है ना, कल फ्लक्स बताया था, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, कल या परसों। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं, याद है, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखो ये जो एक्स है रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है ना। तो प्लस किसकी होती है माइनस किसकी होती है, ध्यान दो। तो देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल हो जाते हैं, उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, समझ गए क्या। तो मैग्नेट से जो सब्सटेंस रिपेल होते हैं, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उस फील्ड से वो दूर दूर जाते हैं, तो उन सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली repelled by the magnet are called as diamagnetic substance। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब उसमें अंदर इंटरनल पावर उतनी नहीं रहती, नियरली जीरो। और उसका एक्स यानी चाई कहते हैं ना, इसको हमने बताया, एक्स यानी चाहिए, ससेप्टिबिलिटी, ये निगेटिव होती है, इसीलिए तो वो दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स याद रखो आप, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको इनके याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेंगे इसके, तो बेसिकली एग्जाम्पल इसके हैं, जो हमारे जनरल एयर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसमें से एच भी है, फिर नाइट्रोजन भी उसका मेन कंपोनेंट होता है एयर का, वो भी है सब्सटेंस जो कि वीकली रिपेल्ड होता है, एकदम कम, राइट। उसके बाद Hg, H2O, ओके, ये सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद है कॉपर, NaCl, हम्म। उसके बाद सोना चांदी भी आता है, Ag, Au, हाँ। उसके बाद है बिस्मथ, ठीक है। लीड, लीड मतलब Pb,
फिर बिस्मथ भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो सब्सटेंस है, एंटीमनी Sb, ये भी सब्सटेंस आता है, राइट। और जिंक है, कार्बन भी। तो ये सारे सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक है, दीज आर वीकली रिपेल्ड, ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जनरली आपको ये याद रखना है, ये छोड़ के बाकी सारे पैरामैग्नेटिक जो आगे आएगा पॉइंट, ठीक है। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इनका जो यम है मैग्नेटिक मोमेंट, वो जीरो नहीं होता, थोड़ी वैल्यू होती है उसको, लेकिन इनका जो चाय होता है ससेप्टेबिलिटी, ये पॉजिटिव होती है, इसीलिए तो ये सब्सटेंसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनमें भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, प्लैटिनम है, ठीक है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, लाइकवाइज कैल्शियम, लिथियम, CuCl2, वुल्फ्रम मतलब टंगस्टन, टंगस्टन, हाँ। ये सारे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक है, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और एक है उसमें फेरोमैग्नेटिक। तो फेरो वर्ड से ही पता चलता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, दिस सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब इसके चार पांच ही एग्जांपल्स हैं, आपको पता है ना, फेरस यानी लोहा, कोबाल्ट यानी और निकेल, फेकोनी, फेरस कोबाल्ट निकेल, ये तीनों से ही मिलाकर आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है, फेरस कोबाल्ट निकेल, ये तीनों को मिलाकर आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है। उसके बाद और एक दो याद रखो, गैडोलिनियम और डिस्प्रोसियम, ठीक है। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनका यम तो जीरो हो ही नहीं सकता, और इनका एक्स जो है वो हाई पॉजिटिव रहता है, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में या कम नहीं रहती, तो 4000 5000 ऐसे रेंज में रहता है, ठीक है। तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक मतलब वीकली रिपेल्ड, पैरामैग्नेटिक तो वीकली अट्रैक्ट, पैरा वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और फेरोमैग्नेटिक दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ऐसे तीन क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस के। तो ये जो एक्स ससेप्टिबिलिटी, वो कैसे रहते हैं, इनकी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव रहते हैं। एग्जाम्पल, susceptibility of soft iron is nearly 4000, इसको यूनिट नहीं रहता, ससेप्टिबिलिटी जो है ना वो नियरली 4000 तक रहती है। लेकिन वही अगर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है तो उनकी ससेप्टिबिलिटी 1 2 0.5 ऐसी रहती है। तो बहुत फर्क है ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है। तो ये याद रखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो वो ऐसे थोड़ा इमेजिन करके याद रखो। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमें याद रखना है, तो हमारे पास हमारे सराउंडिंग में एयर होती है, फर्स्ट, एयर में सबसे मेन नाइट्रोजन होता है, सेकेंड, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एयर, मतलब एयर चाहिए, एयर में नाइट्रोजन है, दो आगे हमें पानी चाहिए, ठीक है, एच, H2O में से H पहला H भी ले लो, और H से Hg भी बना लो, ठीक है। तो आ गए पांच, क्या क्या चाहिए, एयर, उसके बाद एयर में नाइट्रोजन है, पानी चाहिए H2O, H से Hg बनता है, H से H बनता है, याद रहेगा इतना। फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कॉपर के थाली में खाना चाहिए, तो कॉपर याद रखो। उसके बाद नमक चाहिए खाने में, NaCl, है ना।
उसके बाद हमें सोना चांदी का भी शौक रहता है। एयू मतलब गोल्ड, एजी मतलब चांदी, ठीक है, एयू एजी ये दोनों याद रखो, राइट। वी लाइक लीडरशिप, पीबी, पीबी मतलब लीड होता है, लीड, लीड मेटल है ना, तो पीबी, तो वी लाइक लीडरशिप ऑल्सो, मीन्स हमको सब चाहिए। एसबी, सब, ये एसबी मतलब एंटी मनी। फिर उसके बाद बी आई, बी आई मतलब बिस्मत, बिस्मत मीन्स किस्मत भी चाहिए, ओके। और ये लास्ट में जिंक और कार्बन और सिलिकॉन। अब ये कार्बन सिलिकॉन मतलब मोबाइल, कार्बन और सिलिकॉन मोबाइल होता है, मोबाइल तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब चीज है डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है, ये सब मैंने लिस्ट अभी बताई, वो डायमैग्नेटिक की, याद रखो, पैरामैग्नेटिक की नहीं, ये डायमैग्नेटिक की लिस्ट है। तो इसमें इतना याद रखो कि मोबाइल है तो मोबाइल का यूज थोड़ा कम ही चाहिए ना, तो डाया मतलब वीकली रिपेल, थोड़ा रिपेल करो। तो ये सब लिस्ट डायमैग्नेटिक की है, याद रहेगा। फर्स्ट एयर, एयर में नाइट्रोजन होता है। फिर हमें पानी के साथ, हवा के साथ पानी भी चाहिए, H2O, एच से एच जी, एच भी आता है। फिर हमें खाना खाना है कॉपर की थाली में। फिर NaCl नमक चाहिए। फिर हमें सोना चांदी तो चाहिए ही चाहिए। फिर लीडरशिप चाहिए हमें, है ना, अथॉरिटी, लीडरशिप, किस्मत, किस्मत चाहिए सब, यानी सब चाहिए हमें, ठीक है। और मोबाइल, कार्बन सिलिकॉन जिंक, ये सब मोबाइल कंटेंट। तो ये छोड़ के सब पैरामैग्नेटिक। और फेरो के तो याद रहते हैं, फेकोनी, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, ओके। सो दिस इज द लिस्ट, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये अच्छे से याद रखो। नाउ सी, तो अभी हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी पॉइंट देखा था कल, आपको याद है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, वो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। हम्म, तो ऐड सब्ट्रैक्ट अगर करना है हमको तो किस तरह से करना पड़ता है देखो। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, कैलकुलेशंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो एज यू नो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें निकालना आता है। हम्म, किस तरह से निकालते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आपको पता है ना। एक बार मैग्नेट अगर है, उसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डिस्टेंस 2L है मैग्नेटिक लेंथ, और इसकी पोल स्ट्रेंथ M है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, मतलब पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। ये तो याद है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखो, अगर हमने क्या किया, समझो मैग्नेट अलग तरह का है, अलग तरह का मैग्नेट अगर है, समझो ये हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसे भी मैग्नेट्स रहते हैं। तो इन दो पोल्स में का डिस्टेंस लेना है, समझो x है, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, स्मॉल m इंटू एक्स। तो स्मॉल m मतलब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्योंकि दो पोल्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है, मैग्नेट अगर आड़ा टेढ़ा है तो दो पोल्स में का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर समझो एक बार मैग्नेट है, लेकिन बार मैग्नेट को हमने बेंड किया और ऐसा बना दिया, है ना, पहले ये पूरा मैग्नेट था उसको बेंड कर दिया, तो बेंड करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बदल जाएगी ना, क्योंकि बेंडिंग करने से दोनों पोल्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले देखो ये पोल और ये पोल दूर थे ना, लेकिन अभी ये थोड़ा क्लोज आ गए इस एंगल की वजह से, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग हो जाएगा। तो एम डैश, नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, एम इंटू साइन थीटा बाई, ठीक है। अब एम मतलब क्या है, एम मतलब ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट बिफोर बेंडिंग, उसको बेंड करने से पहले ये मैग्नेटिक मोमेंट था, ठीक है। बेंड करने से पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये था, एम। और साइन थीटा, थीटा मतलब वो बेंडिंग वाला एंगल। एम डैश मतलब क्या, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, इस चीज का
नया मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, याद रखो, अभी समझो इसको परपेंडिकुलर कर दिया हमने एग्जैक्टली, तो एम डैश कितना आएगा, एम इंटू साइन 90/2, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो ओरिजिनल से 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगा। एप्लीकेशन तो याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट वेराइज। उसके बाद अगर हमने कोई मैग्नेट को ऐसा थोड़ा बेंड कर दिया, मतलब उसके आर्क हमने बना दी, तो आर्क बनाई और आर्क ने एंगल कर दिया उसके साथ थीटा, ठीक है, आर्क ने एंगल कर दिया उसके साथ थीटा, तो फिर ये अगर ऐसा है तो यहाँ पे नया जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो याद रखो, एम डैश ट्वाइस एम साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा रेडियन में लेना है, और ये था मैग्नेट, समझ गए, इस मैग्नेट को बेंड किया, एक एडिशनल कंडीशन, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतनी आती है यहाँ पर। अगर इसी तरह से हम बाकी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि समझो हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो एंगल है रेडियन में लेना है ना, अगर इसको पूरा ही सर्कल बना दिया, हाफ सर्कल, और इस फॉर्मूला को अप्लाई किया यहाँ पर, तो कैसे आएगा अप्लाई करने के बाद, एम डैश ट्वाइस एम साइन, अब एंगल कितना बन गया देखो, 180, तो साइन 180 डिग्री बाई 2, और 180 डिग्री को 2 पाई कहते हैं ना रेडियन में, तो कितने आएंगे फिर, साइन 180/2 साइन 90, साइन 91 होता है, सो 2m, ओके, डिवाइडेड बाय, अब ये 2 पाई मतलब 360 होता है, यहाँ पे पाई ही लेना पड़ेगा, पाई मतलब 180, 2m/पाई। ओके, तो अगर हमने मैग्नेट को बेंड कर दिया और ये साइज में कर दिया हाफ सर्कल में, तो उसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 2π/2m/पाई। ओके, ठीक है, ये कंडीशन तो ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो जनरली क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ओके, वो कंडीशन अभी देखो, 2 पाई और एम में से 2 कट हो जाएगा ना, ओके, देखो 2 पाई नहीं है यहाँ पे पाई है, क्योंकि 180 डिग्री है ना एंगल, सो पाई इक्वल टू 180, इसीलिए 2 कैंसिल कर दिया यहाँ पे, हाँ? अब देखो, मुझे बताओ आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के, ये एक मैग्नेट है, इस टाइप के एप्लीकेशन आ सकते, चैप्टर बड़ा है तो इसलिए कौन से पॉइंट पे आएगा ये नहीं बता सकते, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू मार्क थोड़े कम है, लेकिन ऐसा अगर हमने मैग्नेट लगाया तो ये स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, तो ऐसा अगर लगाएंगे तो ये अटैच हो जाएगा, नॉर्थ को साउथ अटैच हो जाएगा, ये बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, है ना, एंड मैग्नेट्स अटैच, एंड उसका पावर इंक्रीज होता है, समझ गए, तो मैग्नेट अटैच हो जाते हैं और मैग्नेट का पावर बढ़ जाता है, मैग्नेट मैग्नेट अटैच होते हैं, पावर बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एम कितना होता है, एम टोटल इक्वल टू m1 प्लस m, राइट, ऐसे कंडीशन में बढ़ जाता है m1 प्लस m2। अगर ऐसा हमने ऐसे किए, ये नॉर्थ और यहाँ पे भी नॉर्थ लगा दिया, तो ये उल्टा होता है, यानी ये अपोज करता है, दिस अपोज, एंड m रिड्यूस, उसका m मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिड्यूस हो जाता है, टोटल कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2, ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ द मैग्नेट, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर हमने बांध के रखा है इसको, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, हमारा फाइनल एम क्या रहता है आपको पता है ना, एक तो लेंथ बढ़नी चाहिए या फिर पोल बढ़ना चाहिए, पोल बढ़ गया है ना, नॉर्थ नॉर्थ सेम आ गया तो ऐड कर सकते हैं अपन, ये पोल बढ़ गए ना, स्ट्रॉन्ग पोल बन गया, मतलब पोल एरिया इंक्रीज, सेम पोल एरिया इंक्रीज, हेंस एम इंक्रीज,
तो इस कंडीशन में भी m कितने आएंगी, m1 प्लस m2। लेकिन अब देखो, अगर यही हमने ऐसे अटैच किया, ये सेम पोल नहीं है, तो भले ही अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको फोर्सफुली अटैच करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सेम एरिया नहीं है ना, ये नॉर्थ का एरिया अलग, साउथ का एरिया अलग होता है, ये ऐड नहीं कर सकते अपन, तो इसीलिए इसमें पावर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो याद रखो कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, 4 कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। अब इसके बेस पे हम फिफ्थ कंडीशन भी कर सकते हैं, मतलब रैंडम कंडीशन, ये ऐसे मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट ऐसे रखें, ये नॉर्थ, ये साउथ साउथ, और ये थीटा, ऐसा अगर हमने अटैच कर लिया इसको, तो फिर ये वेक्टर से करते हैं अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर, m1 मतलब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले का है ना, फिर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कॉस थीटा। अगर उल्टा कर दिया, नॉर्थ है ये साउथ है, ये साउथ है नॉर्थ है, तो आपको पता है ना पावर कैंसिल हो जाती है, ऐसे कंडीशन में m इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 कॉस थीटा। अब इसकी कितनी आएंगी, ये अलग कंडीशन है, आप इसको और इसको ये मत करो, ये एक ही मैग्नेट है, मतलब सिंगल मैग्नेट बेंडेड, और इसमें कैसे है, 2 मैग्नेट्स अरेंज्ड। बहुत फर्क है, तो ये मैग्नेट और ये समझो नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ऐसे 2 मैग्नेट्स हमने अरेंज किए, तो फिर इसका m कितना आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 आएगा, cos 90 तो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेट रीअरेंज अगर करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स उनके चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट भी याद रखो, मतलब ये थर्ड लेक्चर है, तो इसमें अभी तक जितने भी पॉइंट्स है ना रिवाइज करते रहो, ये कभी भी किसी भी पॉइंट में डायरेक्ट लिखना पड़ेंगे हम, इसीलिए अच्छे से करो। ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट निकालो फर्स्ट पेज का। सेकेंड पेज, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, हाँ? इतना पढ़ लो। अभी तक जो चैप्टर हुए ना वो लिख के रेडी रखो आप, हाँ? शायद सितंबर में क्लास शुरू हो जाएगा, 1 सितंबर से, तो आए बराबर वो सारे नोटबुक चेक करना है, तो जितने भी पॉइंट्स हुए हैं ऐप के ऊपर यहाँ पर वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये काम अभी से शुरू कर दो, नहीं तो बाद में बहुत लोड आ जाएगा आपके ऊपर, है। ओके, तो ठीक है, फिर आज खत्म कर देते हैं, ठीक है।